नमस्कार साथियों। आज हम जो कल वाली क्लास थी उससे आगे स्टार्ट करेंगे ब्रिटेन की राज व्यवस्था के बारे में। तो हम बात करेंगे स्पीकर के बारे में। कॉमन सभा का यह अध्यक्ष होता है। 12वीं व 13वीं शताब्दी में यह राजा के समान या समकक्ष होते थे। इनका काम उस समय कॉमन सभा एकमात्र याचिकाकर्ता थी। अब सच्चे अर्थ में वह संसद हो गई, जिसमें स्पीकर कम बोलता है और वह जब अपने होठ खोलता है तो वह समस्त सदन की ओर से बोलता है। 1945 में स्पीकर डगलस ब्राउन ने कहा कि स्पीकर होने के नाते न तो मैं सरकार का प्रतीक हूँ न विपक्ष का, मैं इस सदन का प्रतीक हूँ। स्पीकर का चुनाव होता है, किंतु यह स्वस्थ परंपरा बन गई है कि जो एक बार स्पीकर बन जाता है उसे ही बार बार चुन लिया जाता है, जब तक कि वह अपनी स्वेच्छा से या अनिच्छा व्यक्त ना कर दे। परंपरा क्या है? कॉमन सभा भंग तो अगर कॉमन सभा भंग तो स्पीकर चुनाव लड़ता है, लेकिन विरोध में कोई नहीं लड़ता। ये परंपरा है कि अगर कॉमन सभा भंग हो जाए तो केवल स्पीकर चुनाव लड़ता है, लेकिन विरोध में उसके कोई खड़ा नहीं होता और वह निर्विरोध चुन लिया जाता है। और यदि मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो प्रधानमंत्री व विपक्ष का नेता किसी सदस्य का नाम चुन लेते हैं और औपचारिक से उसे निर्विरोध चुन लिया जाता है। एक परंपरा पड़ गई है कि डिप्टी स्पीकर को ही चुन लिया जाता है। कई बार एक परंपरा सी ये हो गई है कि जो डिप्टी स्पीकर होता है उसे स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है और फिर उसकी जगह किसी नए उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। कहावत है कि एक बार का स्पीकर सदैव स्पीकर, इसी को निरंतरता की परिपाटी कहा जाता है। अब जो स्पीकर है उसके काम और शक्तियाँ क्या है? सदन के अध्यक्ष के रूप में स्पीकर सदन की कार्यवाही चलाता है। वह सदस्यों को बोलने, सदन में शांति बनाए रखने, किसी सदस्य को आदेश दे सकता है। वह अपने बोले हुए अनुचित या असंसदीय शब्द को वापस ले या दुर्व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण सदन से बाहर चला जाए, ये सदस्यों को कह सकता है। वह काफ़ी विवाद के बाद सदस्यों के मतों से निर्णय घोषित करेगा। निर्णायक मत अगर समान मतों की स्थिति हो तथा धन विधेयक है या नहीं है का निर्णय भी स्पीकर ही करता है। स्पीकर को कार्यपालिका शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। अनेक समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। कोई व्यक्ति सदन या सांसदों का अपमान या विशेषाधिकार हनन करता है तो स्पीकर के सम्मुख उसे प्रस्तुत किया जाता है और उसे लिखित या मौखिक ताड़ना या कारावास का निर्णय कर सकता है और जिसे लागू करने का काम भी स्पीकर का ही होता है। दर्शक दीर्घाओं में अनुशासन बनाए रखने का काम भी स्पीकर करता है। तीसरा है, स्पीकर सदन की मर्यादा का संरक्षक है। मंत्री प्रश्न का उत्तर दे, स्पीकर निर्णय करता है। संसदीय कार्यवाही के पाठ का निरीक्षण करता तथा उसका प्रकाशन करता है। अनुचित आपत्तिजनक अंश अगर हो तो उसे प्रकाशित होने से वह रोकता है। सदन की मर्यादा बनाए रखना तथा उसे उल्लंघन करने पर उपयुक्त दंड देने की प्रक्रिया भी स्पीकर ही चलाता है। इस प्रकार जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है कि स्पीकर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय और दल से ऊपर होता है, अर्थात उसका दल से कोई नाता नहीं होता, अतः सभी उसमें आस्था रखते हैं। बकिंघम महल में उसका निवास है ताकि साधारण व्यक्ति संपर्क ना कर सके। निर्णायक मत में ध्यान रखता है कि संदेह या आलोचना न रह जाए। किसी पार्टी से संपर्क नहीं है, चुनाव अभियान चलाता है और न ही वह चुनाव अभियान चलाता है। अब विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन की कैसी है? राजा एवं संसद का काम क्या है? कानून बनाना। राजा वीटो की शक्ति नहीं है, राजा को वीटो की शक्ति नहीं जो अलग राष्ट्रों में है। लाड़सभा शक्तियों का कुचल दी गई है। लाड़सभा की जो शक्तियां वह कुचल दी गई हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि विधायन की प्रक्रिया में राजा व लाड़सभा की कोई भूमिका नहीं है। गैर धन विधेयक लॉर्ड सभा में पेश हो सकता है। कॉमन सभा के पास किए बिल को पुनर्विचार के लिए वह लौटा सकती है। धन विधेयक 1 माह तक रख सकती है और गैर धन विधेयक हो तो उसे 1 साल के लिए। गैर धन विधेयक बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। सरकारी बिल मंत्री पेश करता है और गैर सरकारी बिल कोई भी सांसद पेश कर सकता है। ऐसे बिल केवल शुक्रवार को ही पेश किए जाते हैं क्योंकि इस दिन गैर सरकारी कार्यवाहियों को लिया जाता है, अर्थात शुक्रवार को केवल गैर सरकारी बिल ही पेश किए जाते हैं। धन विधेयक कॉमन सभा में तथा राजा की अनुशंसा के साथ ही पेश किया जाता है।
कैबिनेट ने संसद पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कैबिनेट ने संसद पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। अतः सरकारी बिल पास होते हैं और कोई गैर सरकारी बिल पास हो सकता है यदि उसे कैबिनेट का समर्थन मिल जाए। प्रस्तावक अध्यक्ष की अनुमति से बिल पेश करता है, वह उसका नाम और उद्देश्य पढ़कर सुनाता है तथा यदि आवश्यक हो तो उसके मुख्य प्रावधानों पर भी प्रकाश डालता है। इस स्थान पर परिचर्चा नहीं होती, अतः वह बिल पास हो जाता है। इसे प्रथम पाठन कहा जाता है। बिल की प्रतियां छपकर सांसदों के लिए पढ़ने के लिए भेज दी जाती है और निश्चित तिथि पर वही बिल अध्यक्ष की अनुमति से दूसरे पठन को पेश होता है। अब सदस्य सुझाव देते हैं, समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उसमें संशोधनों का सुझाव दिया जा सकता है। अब पर्याप्त चर्चा होती है और मतदान के बाद वह पास हो जाता है और सरकारी बिल पास नहीं हो तो उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अगर कोई सरकारी बिल है और वो पास नहीं हो तो वह अविश्वास प्रस्ताव की श्रेणी में आ जाता है। जब दूसरा पठन हो जाए, विस्तृत चर्चा हो जाए और किसी समिति को भेज दिया जाए, यदि वह धन विधेयक या असाधारण महत्व का है तो उसे समस्त संसदन की समिति में और अन्यथा उसे प्रवर समिति, सत्र समिति, स्थायी समिति को भेजा जाता है। इस समिति में उस बिल के प्रस्ताव को अवश्य रखा जाता है। बिल पर सविस्तार चर्चा होती है, संशोधन भी पेश किए जाते हैं। संभावना है कि कुछ संशोधनों के साथ, सुझावों के साथ उसे मान लिया जाए और कमेटी का अध्यक्ष मनोनयन सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसका मनोनयन सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और कमेटी अध्यक्ष को रिपोर्ट भेज देती है और अध्यक्ष की अनुमति से निश्चित तिथि को बिल पेश किया जाता है। रिपोर्ट पर विचार किया जाता है और इसे रिपोर्ट स्टेट्स कहते हैं। हो सकता है कि सदन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या उसके संशोधनों को स्वीकार न करे। सदन के पास कम समय होता है, अतः विवाद की सीमित करने के लिए क्लोजर के प्रावधानों को प्रयोग किया जाता है। अंत में मतदान, उसी के अनुसार बिल अपने दूसरे श्रेणी से निकल जाता है। निश्चित तारीख व समय पर वही बिल अध्यक्ष की अनुमति तीसरे पठन को लिया जाता है। यह मात्र औपचारिकता है, विवाद नहीं होता। कुछ ही क्षणों में इसे पास कर दिया जाता है। अब दूसरे सदन में बिल को भेजा जाता है, वहाँ उन्हीं श्रेणियों से गुजरता है जो पहले सदन में हुई। तीव्र विरोध होने पर लिखित संदेशों के माध्यम से समाधान कर लिया जाता है। लोकसभा सुझावों के साथ लौटाए अगर किसी बिल को तो उसको मानना व न मानना कॉमन सभा के ऊपर निर्भर करता है। लोकसभा ने बिल अगर गिरा दिया और अगले सत्र में कॉमन सभा ने उसी बिल को पुनः पास कर दिया और प्रक्रिया 1 वर्ष लंबी हो गई तो वह बिल लोकसभा में नहीं बल्कि राजा की अनुमति पाकर कानून बन जाता है। अंत में जो बिल राजा के पास जाएगा वह राजा की अनुमति पाकर कानून बन जाएगा। इस पे राजा वीटो नहीं कर सकता। अब कैबिनेट व्यवहार में प्रथम सदन बन चुकी है। अब जो समिति की व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की है? दोनों सदनों की अपनी अपनी समितियां होती हैं जहां पर बिलों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। पहली है समूचे सदन की कमेटी, कमेटी ऑफ द होल हाउसेस। स्पीकर को छोड़कर सभी सदस्य, स्पीकर की कुर्सी बैठक के समय रिक्त रहती है। स्पीकर को छोड़कर सभी सदस्य इसके सदस्य और स्पीकर की कुर्सी उस समय रिक्त रहती है। उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य क्लर्क की कुर्सी पर बैठकर कार्यवाही चलाता है और सभी धन या अन्य महत्वपूर्ण विधेयक जिन्हें जल्दी पास करना हो इसी समिति में आते हैं। धन विधेयक पर चर्चा के समय कमेटी ऑफ द वेज एंड मीन्स, व्यय पर चर्चा के समय आपूर्ति कमेटी, कमेटी ऑफ सप्लाई काम करती है। अब दूसरी है स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटीज। कुल 8 समितियां एबेसदा नाम से हैं। प्रत्येक कमेटी में 20 सदस्य और कभी 30 हो सकते हैं। धन विधेयक के अलावा सभी महत्वपूर्ण विधेयक इसमें आते हैं स्थायी समिति में। चयन समिति, सदस्यों को पार्टी के नेतागण चुनते हैं। जो चयन समिति है इसमें सदस्यों को पार्टी के नेतागण चुनते हैं। ये समिति स्थायी समिति के सदस्यों का नामांकन करती है। स्पीकर इनके यानी हर समिति के अध्यक्ष मनोनीत करता है। यदि वह बैठक में अनुपस्थित नहीं तो समिति किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुन लेती है। सदस्य पार्टी के अनुपात में होते हैं। साधारणतया एक सदस्य एक स्थायी समिति। स्कॉटलैंड सांसदों की अलग समिति और निर्णय बहुमत से होता है। प्रवर समितियां, सेलेक्ट कमिटीज। कुछ एक प्रत्येक में सदस्यगण 15। विशेष बिलों पर चर्चा होती है, खुली चर्चा हो सकती है, आम लोग शामिल, विशेष विषय विशेषज्ञ शामिल। काम खत्म होने पर इसे भंग कर दिया जाता है। सत्रीय समितियां, सेशनल कमिटीज, हर सत्र में शुरू में गठित होती हैं। ये समितियां विशेषाधिकार, आकलन, लोक लेखा इत्यादि इसमें काम होता है। ये समितियां
ये खुली बैठक प्रवर समिति की तरह कर सकती है। आम लोग या मंत्री इसमें बुलाए जा सकते हैं। स्पीकर को रिपोर्ट देने के बाद समिति भंग हो जाती है। अगली है निजी सदस्यों के बिलों पर विचार हेतु समिति। गैर सरकारी बिलों पर विचार होता है। 4 सदस्यगण जिन्हें चयन समिति चुनती है। अब इन समितियों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि सारा विधेयन कैबिनेट के पास चला गया। लोकसभा की समितियां असाधारण बिल यथाशीघ्र पास करवाना जरूरी तो संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी के पास जाता है। अब है प्रतिपक्ष, द अपोजिशन। संसदीय व्यवस्था में प्रतिपक्ष का वफाद अस्तित्व व उसकी सकारात्मक भूमिका अत्यंत आवश्यक है। इसे ताज का वफादार प्रतिपक्ष कहा जाता है। लक्षण इसके क्या है? सुसंगठित होता है, अपने द्वारा चयनित सभी मुद्दों पर एकताबद्ध चुनौती पेश करता है, यह स्थायी है, ये राजनीति के उतार चढ़ाव के साथ न उभरता है और न डूबता है, यह प्रतिनिध्यात्मक है, समर्पित नेता मूलतः देश के आम लोगों से जुड़े होते हैं, यह वैकल्पिक है, सरकार गिर जाए तो तुरंत नई सरकार बनाने का विकल्प पेश कर सकती है, ये सहभागी है, सदन में कार्रवाई में भाग लेते हैं और हर समय सरकार सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था बहुमत वाली सरकार बनाती है तो दूसरी पार्टी प्रतिपक्ष के लिए तैयार रहती है। 2 बड़ी पार्टियों के बीच सत्ता का हेरफेर होता रहता है। प्रतिपक्ष नेता वेतन भत्ते पाता है तथा छाया कैबिनेट बनाता है। उसे सदन का नेता प्रत्यक्ष पक्ष भी कहा जाता है। प्रतिपक्ष छाया कैबिनेट के माध्यम से सरकार प्रश्न पूछती है, काम रोको प्रस्ताव पेश करती है, सरकार पर कड़े प्रहार करती है ताकि सरकार गिरने पर सरकार आने का अवसर मिले। किंतु प्रतिपक्ष का यह कार्य नहीं है कि विरोध के लिए विरोध करे, विरोध के लिए विरोध न करे। विरोध रचनात्मक हो, राष्ट्र पर संकट हो तो सरकार का समर्थन करे। प्रतिपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से जनता की सेवा करे। कैबिनेट का कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायित्व परिपुष्ट होता है। 1957 में प्रतिपक्ष के प्रहार के कारण प्रधानमंत्री एडिन को त्यागपत्र देना पड़ा था, अर्थात मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। 1963 में प्रोफ्यूमो कांड के कारण प्रधानमंत्री मैकमिलन को हटना पड़ा था। प्रतिपक्ष कैबिनेट को तानाशाह बनने से रोकता है। छाया कैबिनेट, कई बार प्रश्न आता है कि छाया कैबिनेट क्या होती है। तो एक पार्टी अगर सत्ता में होती है तो और अपनी कैबिनेट बनाती है तो दूसरी पार्टी जो प्रतिपक्ष में होती है और उसका नेता छाया कैबिनेट बनाता है जिसमें वह अपने निकट सहयोगियों को लेता है जो किन्हीं क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ होते हैं तथा उसी के अनुसार सदन में मंत्रियों से वे टक्कर लेते हैं। जैसे वित्त विशेषज्ञ वित्त मंत्री से, विदेशी मामलों से संबंधित विदेशी मंत्री से इसमें टक्कर लेते हैं। अपनी सरकार बनने पर इनको उसी विभाग का मंत्री बना दिया जाता है। और ये जो किचन कैबिनेट है इसकी शुरुआत 1955 में प्रधानमंत्री एटली ने करी थी। तो इस प्रकार से हम ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था के बारे में, संसदात्मक जो संसद है उसके 2 सदन, कांग्रेस के 2 सदन, संसद के 2 सदन, पार्लियामेंट के 2 सदन, कॉमन सभा और लोकसभा, इनका अध्ययन करते हैं।